वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का पेपर। ये प्रीवियस ईयर का पेपर होगा जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑफिशियल पेपर है, बोथ लैंग्वेज में होगा, हिंदी माध्यम में भी है, अंग्रेजी माध्यम में भी है। आपका जो ऑफिशियल पेपर आता है वो ऐसे ही आता है। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, आप सब जानते ही हैं। ऑफलाइन मोड का पेपर एक तरफ आपको हिंदी में प्रश्न देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं, और ये ऐसे बाइलिंगुअल पेपर होता है आपका ऑफिशियल पेपर। और वहीं से हम ये देख रहे हैं 2020 का ये पेपर है और उसका ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम इसके कुछ पार्ट्स आ चुके हैं जहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। 57 नंबर प्रश्न तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इसके आगे देखेंगे 58 नंबर से 150 क्वेश्चन आते हैं आपके एक प्रश्न पत्र में, आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका पैटर्न पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। प्री का मेंस का दोनों का पैटर्न आपको बता दिया गया है। साथ ही साथ आपके एग्जाम फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। 3 अप्रैल लास्ट डेट है, तो 3 अप्रैल से पहले सभी अपना एग्जाम फॉर्म जरूर से फिल कर दें। सारी सावधानियां बरतें, OTR जरूर करवा लें। ठीक है, और लास्ट डेट के लिए बिल्कुल ना बैठे यार, लास्ट डेट का इंतजार मत करें क्योंकि आपका सर्वर डाउन हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो सबसे पहले ही फॉर्म फिल कर दें। ठीक है, और आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर। इससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है आपका, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, प्रश्नों का नेचर कैसा होता है, आपके क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, और आपको किस सब्जेक्ट से किस तरह की चीज़ों को पढ़कर जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। और आप अगर आप एक टेबल मेंटेन कर रहे हैं तो आप उसमें लिखते जाइए कि किस सब्जेक्ट से, जैसे कि आपने एक तरफ लिख लिए सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और फिर उसके सामने लिखते जाइए कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का जब आप रिवीजन करें क्वेश्चन पेपर का तो ये टॉपिक जरूर लिखते जाएं और उन टॉपिक को जरूर से पढ़कर जाएं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्जाम में उनसे प्रश्न बनता है। जैसे पॉलिटी की सेक्शन में हमेशा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्टिकल से प्रश्न पूछे जाते हैं, अनुसूचियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, कुछ टॉपिक हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, समितियों से प्रश्न पूछते हैं, तो वो चीज़ें नोट कर लें, टॉपिक नोट कर लें, और वो टॉपिक लास्ट टाइम पर रिवाइज जरूर कर जाए। आप जब लिस्टिंग पढ़ें या फिर कंपाइलेशन पढ़ें तो उनका रिविजन जरूर कर जाए। क्लियर है? अब यहाँ पर 58 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं। सूची मिलान के लिए बताया गया है, 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तरफ धातुओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके गुणधर्म दिए गए हैं, उनकी क्वालिटीज़ दी गई हैं, प्रॉपर्टी दी गई है। तो मिलान करना है, सोडियम, पारा, चांदी और सीसा, इसका मिलान करना है। इस तरह प्रॉपर्टी दी गई है। विद्युत का अच्छा सुचालक क्या होता है? चांदी होता है, तो इसका ये मिला लेंगे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या रहता है? पारा रहता है। पारा द्रव अवस्था लिक्विड फॉर्म में रहने वाली एकमात्र धातु है। इसके अलावा ऊष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा? लेड या फिर सीसा हो जाएगा। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ये सोडियम जो है इसे चाकू से आराम से काट सकते हैं, ऐसी धातु है। बाकी और जो धातु है जैसे चांदी है, उसको आप चाकू से काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, उसको मेल्ट करना पड़ता है। या फिर सोना हुआ, इन सभी को आप चाकू से नहीं काट सकते। बाकी लेकिन सोडियम जो है इसको आप चाकू से काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब इसमें मिलान कर लेंगे। अब पहले का सोडियम का क्या है? सोडियम का चौथा हो जाएगा, ए का चौथा 2 में दिया गया है। पारा बी का कौन सा हो जाएगा? पारा बी का दूसरा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सी सही उत्तर चुन लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये नहीं जरूर ध्यान से देखें भाई, ये बहुत गड़बड़ कर देता है, तो नहीं को बहुत अच्छे से देखें। अब यहाँ पर आर्टिकल आपके भाग दिए गए हैं, पार्ट से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और आर्टिकल से भी प्रश्न पूछे हैं। इसी प्रश्न पत्र में आपको आर्टिकल से प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे या फिर पहले पढ़ ही चुके हैं। मूल कर्तव्य भाग 4 में है, बिल्कुल सही है। राज्य भाग 6 में है। भारत का महान्यायवादी, नहीं, ये भाग 13 में नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। और राज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 15 में बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि भारत का महान्यायवादी किस भाग में दिया गया है। अगर आपने पॉलिटी वाली सीरीज को पढ़ा है या फिर उसका रिवीजन किया है तो आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। इसके अलावा कमेंट करके बताएं कि संविधान में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस पार्ट में दिए गए हैं, और आर्टिकल भी, संविधान संशोधन का अनुच्छेद कौन सा है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला वीडियो देख रहे होंगे, उस सीरीज को आप रिवाइज कर रहे होंगे या फिर उसको कवर कर रहे होंगे, तो आपसे ये प्रश्न जरूर बनेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्राइन, लैक्सान, नियोप्रीन या फिर टेफ्लॉन। तो कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा फाइब्राइन। ये तीनों कृत्रिम पदार्थ है, ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है?
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या फिर याचिका समिति। तो इन चारों समितियों में सबसे बड़ी समिति हो जाएगी प्राक्कलन समिति। अब देखो यहाँ से पॉलिटी में समितियों से प्रश्न पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक में समितियां लिख लीजिए, और इस प्रकार के जैसे कि आप साइंस के उसमें इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है सूची मिलान के लिए एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, एक तरफ अनुप्रयोग दिया गया है कि उसका क्या यूज होता है। जैसे नीलत होता है, इसका क्या यूज होता है, ईओसिन, सिल्वर आयोडाइड और जिंक फास्फाइड। ऑप्शन ए है नीलत होता का यूज किस में करते हैं, कवकनाशी के रूप में करते हैं। नियोसिन का यूज किस में किया जाता है, तो नियोसिन लाल स्याही में यूज किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में किया जाता है, और जिंक फास्फाइड का प्रयोग कृंतकनाशी या फिर रोडेंटनाशी के रूप में किया जाता है। तो अब इसका मिलान कर लेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अब ये सीधे तौर पर देखो आर्टिकल पूछ लिया गया, आपने ये पढ़ा होगा आर्टिकल वाली, अगर उसका वीडियो आपने देखा है तो बन जाएगा। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता दी गई है। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी, क्योंकि 2020 का प्रश्न है इसलिए 2019 का करंट अफेयर इसमें पूछा गया है। तो ये रिपोर्ट, सूचकांक, इंडेक्स वगैरह से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो लेटेस्ट वाली जो भी रिपोर्ट जारी हुई है, सूचकांक जारी हुए हैं, उनको जरूर पढ़कर जाए। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर प्रदेश को किस स्टेट में रखा गया है, आकांक्षी, एस्पिरेंट, अच्छा प्रदर्शक, परफॉर्मर, अग्रणी, फ्रंट रनर या फिर लक्ष्य प्राप्तकर्ता, अचीवर। तो इसको मिला है परफॉर्मर की श्रेणी में रखा गया, अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेट माना गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से है। कथन दिया गया है भारतीय राजनीति व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, और इसका कारण दिया गया है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये दोनों ही सही हैं, और इसका कारण भी सही है कि इसमें निरंतरता और परिवर्तन की जो तत्व है मूर्त रूप में पाए जाते हैं, और ये तीनों शैलियां भी समाहित हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर चुन लेंगे। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बहुत सावधानी से इनको सॉल्व करें, और इनको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप प्रश्न गलत ना करें। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कर लें। अगर आप वो सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कथन कारण में, और आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना जो हृदय स्कीम है उसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो कौन से नगर उत्तर प्रदेश के हैं जो इस स्कीम के तहत आते हैं, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन सी है, 1 और 2। वाराणसी और मथुरा जो है ये हृदय स्कीम के तहत आते हैं, प्रयागराज और अयोध्या इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 सही उत्तर हो जाएगा। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो होती है, राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, ठीक है, और मैक्सिमम तो फिर जितना रखना चाहें। अगला प्रश्न है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जो जन्म कुल प्रजनन दर होती है TFR, ये क्या होनी चाहिए। What should be total fertility rate of the population in order to reach at the replacement level of fertility? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.1, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत सिद्धांत को स्पष्ट किया है, तो किस बाद में इसको स्पष्ट किया गया है। गोलकनाथ बाद 1967, केशवानंद भारती बाद 1973, शंकरी प्रसाद बाद 1951 या फिर सज्जन सिंह बाद 1965। तो इसका जो स्पष्टीकरण है ये कहा गया है केशवानंद भारती बाद 1973 में संविधान के आधारभूत तत्व के बारे में बताया गया है, संविधान के मूल रूप के बारे में यहीं पर बताया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया में हमने इसको पढ़ा था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमने संविधान संशोधन देखा, और उसमें देखा हमने, उसमें पढ़ा था हमने कि केशवानंद भारती बाद जो 1973 वाला आया उसमें कहा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि जो संविधान के आधारभूत तत्व हैं या फिर संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन संसद चाहे तो संविधान में आर्टिकल 368 में संशोधन दिए गए हैं और वहां से संशोधन कर सकती है। तो एक प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको यही बता दिया, और बाकी जो भाग है उसका जल्दी से कॉमेंट करके बताएं कि संविधान संशोधन किस भाग में दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 30A में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, तो बिल्कुल सही है। 44 में समान नागरिक संहिता, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इसके बाद अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका मिलान सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है
भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। अगला जो कथन दिया गया है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो कौन सा सही है यह बताना है। इसमें ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता रखता हो। और अगला है पारिश्रमिक प्राप्त किया रहेगा जो संसद अवधारित करे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात हो रही है पर्यटन की, और पर्यटन में भी सस्टेनेबल पर्यटन। सस्टेनेबल से तात्पर्य क्या होता है, सतत कोई चीज़ वही होती है जहां पर आप उस चीज़ का यूज़ कर लें और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सुरक्षित भी रहे। तो जैसे कि सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और इनको बनाए रखने के लिए पर्यटन और पर्यावरण का प्रबंधन करना, तो ये सस्टेनेबल की श्रेणी में आ जाएगा। प्रबंधन करना यानी आपने यूज़ कर लिया, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज़ कर ले, इस तरीके की चीज़ें। और पर्यटन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, हौसला 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हौसला 2018 का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था। तो यहाँ पर सही उत्तर बताना है। इसके बारे में, हौसला 2018 के बारे में कौन सा होगा सही। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। ये विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें बच्चों की देखरेख वाली संस्थाओं में बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव मनाया गया था। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न हैं जिनको अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स की परीक्षा जो आपकी मई में होगी, उसके लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी स्टार्टेड है। 4 मार्च को स्टार्ट हो चुका था। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर 780 पेज का आपको मटेरियल दिया जाएगा, जितना पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। और इसके अलावा बस आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके अलावा ना कोई मैगजीन पढ़ना है, ना कोई आपको नोटबुक पढ़ना है, ना कोई बुक पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना, ना न्यूज़पेपर पढ़ना है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। इसमें करंट अफेयर, जीके, जीएस सारा कुछ रहेगा और बस इतना पढ़कर आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। 140 प्लस मार्क्स आप ले आएंगे, आराम से ले आएंगे। तो बस ये सारी चीज़ें आपको बताएं। इसके अलावा अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए, या फिर यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इन पर कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।